गुड मॉर्निंग बेटा। यूनिट नंबर आज स्टार्ट करते हैं नई कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे इसको ईएम वेव भी कह सकते हैं, शॉर्ट नाम इसका ईएम वेव। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है इस बार सिलेबस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम में देखो अच्छे से इसमें इसका क्या मतलब है। इसमें इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट वेव व्हिच कंटेन्स बोथ कंपोनेंट्स। ठीक है, वो वेव जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हो, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों जिनकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो दैट वेव व्हिच कंटेन्स, ये कह सकते हैं दैट वेव व्हिच कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ओसिलेटिंग है, मतलब वेरिंग है, जो चेंज होंगे टाइम के साथ। ठीक है, जो दोनों के दोनों वो चेंज होंगे, बोथ वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम, मतलब वो ओसिलेटिंग है, चेंज होते रहेंगे वो। अब वो कैसे ओसिलेट होंगे, कैसे वो मूव करेंगे, क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो देखें यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों यहाँ पे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। अच्छे से समझना, इनकी तरह से प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is perpendicular to magnetic field vector and both are, और दोनों के दोनों perpendicular to wave propagation। जिधर वेव मूव करेगी, प्रोपगेट करेगी, उससे परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ये किसी भी वेव की प्रॉपर्टी, वेव के चैप्टर में पढ़ी थी, ये वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब कौन सा नेचर होता है। मैकेनिकल वेव तो है क्योंकि वेव मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये है कि वो मैकेनिकल में ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसके अंदर दो कंपोनेंट उसके साथ या कोई भी कंपोनेंट उस वेव प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर हो। तो क्या इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्या उस वेव प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर नहीं है परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इस वेव का जो नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है, वो कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर। सो वी कैन से दैट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ट्रांसवर्स नेचर। अब यहां से आपसे कोई एक नंबर में उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा नेचर है, तो कहेगा भी ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, उल्टा प्रूफ करवा ले कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर क्यों है, बताएं आप। तो आप इसमें ये बताएंगे रीजन कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर उसके वेव के प्रोपगेशन से भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। क्लियर? ये तो थोड़ा सा नेचर के बारे में, नेचर पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसका ओरिजिनल डिस्कशन करें ना, थोड़ा सा डिस्कस करें तो एनसीईआरटी बाकी काफी कुछ दे रखा है, थोड़ा बस आप बात, थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन अगर आप बताओ उसके बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो जनरेट किया था, जो बनाई थी एक तरह से
इन्वेंट जो किया था इसका, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इन्वेंट किया था वो क्या था, हर्ट्ज ने। हर्ट्ज नाम सुना उससे मैंने, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज ने, ठीक है। तो वो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट किसका था, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल का। वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा था, मींस इसकी स्पीड बढ़ा और घटा रहा था, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस दौरान एक वेव निकली थी वहां से, वेव, और उस वेव ने फोटोग्राफिक प्लेट, वहां पे फोटोग्राफिक प्लेट जैसे अपने घर में पुराने कैमरे होते थे, ध्यान देखो, याद हो आपको, या कभी देखी हो तो, रील होती थी, इसको रील बोलते थे हम लोग। तो फोटोग्राफी जो फिल्म होती थी ना, जिसमें फोटो निकाल लेते हैं, बनाते फोटो बाद में, तो पहले कैमरे में जो रील लगती थी वो फोटोग्राफ फिल्म बोलते हैं उसको। तो वो फिल्म रखी थी वहां पे। तो फिल्म क्या हुई कि वहां जैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने लैब में, तो वहां फिल्म रखी हुई थी, तो खराब हो गया अपने आप वो फिल्म खराब होगी। तो ऐसे कैसे खराब हो गया, तो उसने उस चीज को अपने आप जोड़ के देखा कि क्या कोई ऐसा कुछ, मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसके कारण ऐसा कोई इफेक्ट हुआ था जिससे खराब हुई हो। तो यस, बाद में ही उसने सारी रिसर्च की, तो देखा कि हमने जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस दौरान एक वेव वहां पे बनी थी, और उस वेव ने उस फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट किया था। तो ये रिसर्च में बाद में आया। उसके बाद उसके साथ, उसी के साथ जो हमारे एक्सपेरिमेंट हुए, इसके बाद में कौन सा, मार्कोनी, ठीक है। जेसी बोस भी अपने साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हर्ट्ज के साथ किया था, उसी के साथ अपने इंडियन जो साइंटिस्ट था जेसी बोस, वो भी था वहां पे, उसी उसका भी हमारे उसमें कंट्रीब्यूशन है, इस वेव के जो इंट्रोडक्शन है या इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें। उसके बाद मार्कोनी ने पहली बार इस वेव का यूज किया। मार्कोनी का नाम सुना होगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। तो मार्कोनी ने इसका यूज किया, किस चीज में यूज किया, उसने इसको ट्रांसमिट करके दिखाया। रेडियो क्या है, रेडियो हम कहां पे, घर बैठे हैं, ट्रांसमिशन कहीं से, रोहतक से, कहीं और से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, हम एफएम सुन रहे हैं, एफएम रेडियो वाली बात है ना, तो वहां से हम सुन रहे हैं। तो वो ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस, कई किलोमीटर तक उसने वेव को प्रोपेगेट करना दिखाया कि वेव भी प्रोपेगेट कर सकती है, कई किलोमीटर तक उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मार्कोनी ने इसका यूज किया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कई टाइप है, 7 टाइप आएंगी, मैं आपको बताऊंगा बाद में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। 7 वेव होती है, RMIVUXG, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है। फिर उसके बाद में विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, ये सभी की सभी वेव होती है। तो जो विजिबल होती है, विजिबल जैसे सनलाइट है, वो विजिबल है। तो क्या सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यस बिल्कुल है, सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेव है, इन सभी का उसने, अब मार्कोनी ने कौन से वेव का यूज किया, वेव को ट्रांसमिट किया करने के लिए, रेडियो को चलाने के लिए उसने यूज किया रेडियो वेव का, ठीक है ना। स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल नहीं, लार्जेस्ट वेवलेंथ, स्मॉल फ्रीक्वेंसी बेटा। रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। उल्टा गामा की लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, स्मॉल वेवलेंथ होती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कैसे क्या हुआ, ठीक है। आपसे नहीं पूछेगा कोई, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपसे पूछे कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे बनी वो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओसिलेटिंग चार्ज, चार्ज के ओसिलेशन से प्रोड्यूस होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर। कैसे क्या, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वो बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करिए, इसको देखिए बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान से देखें, अच्छे से नोट करें एक बार ये कि कैसे क्या इनमें कंपोनेंट हो, ठीक है भाई। चलो आगे मैं पढ़ा रहा हूं आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप टॉपिक ये भी डाल सकते हैं इसमें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मिटा रहा हूं बेटा मैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो भाई क्या बताया अभी कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे उसके वेव के प्रोपगेशन से। तो ये मान लेते हैं हम, लेट वेव का प्रोपगेशन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे वही बताऊंगा आपको। लेट वेव इज प्रोपगेट, वेव इज प्रोपगेट, मान लेते हैं हम ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। अब यहाँ पे वेव का कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, जो हमने वेव की इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, इससे के अंदर भी बताई थी, प्लस में पढ़ी होंगी आपने, दोबारा फिर से रिवाइज की थी, यहाँ पे थोड़े से वो यूज होंगे दोबारा से, क्योंकि वेव है ये।
तो वेव इज अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रही है बेटा, मींस दैट इज ये कह दे प्रोपगेट मींस उसका मोशन, v जो हो उसका वेक्टर, दिस इज v ऑफ i कैप। उसकी स्पीड कितनी है v, उसकी डायरेक्शन क्या है i कैप मींस पॉजिटिव x एक्सिस, x एक्सिस में वो मूव कर रही है। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई अगर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है x के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होंगे, यानी कि दोनों कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू E क्रॉस B। अगर इसकी डायरेक्शन पता है, इसकी भी निकल जाएगी, इसकी भी निकल जाएगी। किन्हीं भी दो क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन है, किसी भी एक क्वांटिटी डायरेक्शन अगर पता हो ना, किसी भी एक की भी, तो हम उसमें दोनों फाइंड कर सकते हैं अगर एक ही पता हो तो। कैसे, आप देखो ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो v इज इक्वल टू E क्रॉस B। तो यहां देखो आप v क्या है, x एक्सिस के अलोंग। तो अगर मान लो ये हो गया x एक्सिस के अलोंग, मतलब ये अगर हो गया i कैप, तो अब बताएं ये i कैप आंसर आया ना, तो ये i कैप इन दोनों में क्या लिखो कि i कैप बने, क्रॉस प्रोडक्ट j क्रॉस k हो सकता है या k क्रॉस j होगा, भाई दो बनेंगे ना, या तो j क्रॉस k लिखे या k क्रॉस j लिखे। तो j क्रॉस k होता है वो पॉजिटिव i होता है, तो ये बन जाएगा j, ये बन जाएगा k। तो v जो हमारे पास है वेलोसिटी वो x एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस के अलोंग होगी यानी कि j कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड z के अलोंग होगी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ पे j के यहाँ k कैप पर ये j कैप नहीं लिख सकते, इसको नहीं है, इसको ये लिखेंगे बेटा। हाँ, अगर इसकी वेलोसिटी माइनस आई कैप यानी नेगेटिव x एक्सिस में होती, तो यहाँ पे नेगेटिव i कब बनता, जब यहाँ लिखते k कैप, ये लिखते j कैप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती z एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड होती y एक्सिस में, तो ये अपने आप ही नेगेटिव x में मूव करती है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं, किसी भी एक की डायरेक्शन पता हो, तीन कंपोनेंट में से यानी कि दो तो कंपोनेंट, एक उसकी डायरेक्शन, तो हम अदर टू कंपोनेंट्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती बेटा। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आप वेव की इक्वेशन बताएं, वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस में ना, j कैप है, तो y एक्सिस बनेगी तो Ey। तो Ey इज इक्वल टू क्या होगी, E नोट, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, तो साइन ओमेगा टी kx माइनस ओमेगा टी, सॉरी kx माइनस ओमेगा टी एंड प्लस 5। ये इक्वेशन होती है, आपने देखा होगा जनरल इक्वेशन यही तो होती थी, मैं इसके हटा के जनरल इक्वेशन ये होती थी बेटा, y इज इक्वल टू a साइन kx ओमेगा टी माइनस 5। ये तो होती थी जनरल इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना, किसी भी एक वेव की। तो जैसे वेव में ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता था, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका यानी कि किसका चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ये उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये ई नोट क्या कहलाएगी, ई नोट कहलाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, यानी इसका मैक्सिमम ये होता है, तो इसका मैक्सिमम ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी भी टाइम होगी y एक्सिस के अलोंग, और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन कंपोनेंट kx माइनस ओमेगा टी। वेव जिधर मूव करेगी वहां पे ये नाम लिखा जाएगा, ध्यान से देखें। वेव का जिधर मोशन होगा, अगर वेव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो k इंटू एक्स लिखेंगे। अगर वेव y एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, v वेक्टर इज इक्वल टू v ऑफ j कैप, तो क्या लिखोगे ky, तो फिर ये y नहीं होगा, ये अलग आ जाएगा फिर। यानी यहां पे वो लिखोगे जहां वेव मूव कर रही है, जिधर वेव मूव कर रही है वो ये नाम यहां आएगा k के साथ। ठीक है, ये हो गया एंगल, यानी कि एंगल ये भी है, एंगल ये भी है, एंगल ये भी है, लेकिन फाई क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल एंगल। और अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं तो इनिशियल फेज कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें सभी बातें मैं लिख देता हूं, इसमें क्या क्या दे रखे हैं सभी ये। तो ये आ गई इक्वेशन थर्ड, वेयर
क्या क्या बेटा, के जो हमारे पास है यहाँ पे के इज इक्वल टू प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब आप देखोगे ना, अगर आपने वेव का चैप्टर पढ़ा था प्लस वन में, तो ये कई न्यूमेरिकल थे, वहां भी हमने न्यूमेरिकल निकाले थे, ऐसे ही यहाँ भी आप न्यूमेरिकल निकालोगे भाई। के है पे प्रोपगेशन कांस्टेंट, और प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला जो होता है के, दैट इज के जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। चलो, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होती है ना। इसमें न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाई क्या है यहाँ पे, इनिशियल फेज, फाई क्या है, इनिशियल फेज, मे भी जीरो हो सकता है अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो, ठीक है। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट करें बराबर। अच्छा, ई नोट और लिख लें, ई नोट क्या है इसके अंदर, ई नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो और एम्पलीट्यूड कह सकते हो, और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ई नोट, ई नोट। अब इसको नोट करेगा, हो गया। चलो अब करते हैं इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बनेगी बताओ। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसमें होगी, के कैप, मतलब जेड एक्सिस में। तो देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा बी, वो हो जाएगी बी जेड, क्योंकि जेड एक्सिस में होगी। दिस इज इक्वल टू बी जेड इक्वल टू बी नोट, साइन वेरिएशन वो होगा बेटा अंदर सेम, क्योंकि वेव प्रोपगेशन एक्स में ही है, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव सभी के अंदर इनिशियल फील्ड जीरो ही होगा। जनरली इक्वेशन में आप देखना, न्यूमेरिकल में अगर उसने दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें जीरो मान सकते हैं, मे बी, नहीं तो आप ये लिखिए इसमें, ठीक है। तो आप लिख दो इसमें बी जेड इक्वल टू बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, बाकी सब कुछ सेम है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब अगर मान लो वेव ये तो पॉजिटिव एक्स में मूव कर रही है, अगर वेव मूव करती है नेगेटिव एक्स में, क्लियर ना, अगर वेव मूव करती है नेगेटिव एक्स में, तो नेगेटिव एक्स में मूव करेगी ना, तो जहां आपने लिखा था के एक्स माइनस ओमेगा टी, ध्यान दें, जहां आपने लिखा था के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो आ जाएगा प्लस ओमेगा टी। जहां पे आपने के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी लिखा है, इफ द वेव मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ द वेव मूव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, देन बोथ इक्वेशंस आर, यहां पे क्या आ जाएंगे प्लस, चलो लिख भी देता हूं मैं, इफ वेव मूव इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इनका प्रोपगेशन भी चेंज हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, अगर ये नेगेटिव एक्स में मूव करेगी तो हमारे पास यानी कि v इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई कैप बना ना। अब बताओ क्या बना, v इक्वल टू ई क्रॉस v था, v इक्वल टू ई क्रॉस v था, तो यहाँ पे क्या बना भाई, माइनस ऑफ आई कैप कब आएगा, जब आप k क्रॉस j करेंगे, k क्रॉस j, तो ये तो हो गया v वेक्टर, ये हो गया e वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर, तो ये हो गया मोशन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इक्वेशंस क्या होंगे, ये हो गया कंप्लीट यहां तक एक पार्ट, लेकिन अगर ये आ जाए उल्टा दूसरा, तो फिर क्या बढ़ेगा, तो फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, अब इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, जेड में, तो ये बन जाएगी ई जेड इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स
दिस इज नॉट माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ये प्लस आ जाएगा। फैक्टर सेम, आप इक्वेशन ओनली इक्वेशन लिखना बस, ये सारे वही है। हो गया उल्टा ऊपर, ये इक्वेशन आ जाएगी नंबर 4 होगी, ये आ जाएगी नंबर 5। फिर आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसमें, जे कैप, जे कैप मींस ये बन जाएगी y एक्सिस में dy, एंड दिस इज, ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आ गया समझ में। दूसरा, अब अगर आप बात करें, ये तो हो गया एक्स एक्सिस का। अब को ऐसे तो कितने क्वेश्चन बना लो, अगर वेव का मोशन जेड एक्सिस होता तो फिर क्या होता है, इसको आप नोट कर लिए एक बार। अब अगर वेव का मोशन पॉजिटिव जेड होता तो क्या होता है, पॉजिटिव जेड होता तो ये बन जाता v ऑफ k कैप, v ऑफ k कैप बन गया। तो ये हो गया पे k कैप, ये k कब बनेगा, ये k कब बनेगा, ये k बनेगा जब ये i और ये j हो, तो i क्रॉस j हो गया। तो ये हो गया k के अलोंग z के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग, x के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग, y के अलोंग। तो आप लिखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है x के अलोंग, तो ये आ जाएगा ex। अब सीख जाए अच्छे से आप, e नोट साइन k, अब मोशन किसके अलोंग है, z के, तो यह k x नहीं आएगा, या लिखेंगे आप k z, और वो z पॉजिटिव z है कि नेगेटिव z है, पॉजिटिव z है। तो अगर पॉजिटिव z है तो यहां पे लिखेंगे आप माइनस, आप लिखेंगे माइनस, इक्वेशन कंप्लीट। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी जे, जे में से हो तो y के अलोंग ही होगी, तो b नोट साइन k, और यहां आ जाएगा z, z, और जहां प्लस था वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो मेरे ख्याल से कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है तो इन जगह पे लिखा जाएगा माइनस, पॉजिटिव, चाहे इधर पॉजिटिव x में, पॉजिटिव y में, पॉजिटिव z में, अगर वो मूव करती है तो यहां लिखा जाएगा माइनस। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्टेड यानी वापस नेगेटिव में आ रही हो तो यहाँ पे आ जाएंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस, और जिधर वो मूव करेंगे वहां पे इधर इसका नाम होगा। ये है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द वेव इक्वेशन ऑफ वेव, ये सभी हैं। अच्छा जी, अब और रिलेशंस आप इसको नोट कर ले अच्छे से आपने, और आपसे वो न्यूमेरिकल्स में पूछेंगे, वो आपसे और क्या पूछेंगे वो देखो बेटा में, और आपसे में पूछेगा भाई, एक इक्वेशन बना के दे देगा, दूसरी इक्वेशन पूछ लेगा, ई नोट दिया होगा तो बी नोट पूछेगा, तो ई नोट और बी नोट में क्या रिलेशन होती है वो भी देखें हम। अच्छा, बी नोट क्या लिख लेना बेटा, वेयर बी नोट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात लिख लेना, वेयर बी नोट इज द, बी नोट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ये बात उसमें लिख देना आप। ठीक है, अब रिलेशन क्या होगी, रिलेशन बिटवीन amplitude of electric field and magnetic field and speed of light। अब बात करो स्पीड ऑफ लाइट कहां से आ गई, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो साथ के साथ जो हमारे पास वेव है, उन सभी सातों के सातों की वेव की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, सभी के सभी की। इस अगर आपसे वो कॉमन चीज पूछे कि बताओ इन सभी सात के अंदर सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, सभी की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो एक ऐसी क्वांटिटी बताएं जो सेम होती है, वो सेम होती है ओनली एंड ओनली स्पीड, सभी की स्पीड सेम है, किसकी इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या रिलेशन होती है बेटा, रिलेशन होती है C इज इक्वल टू E नोट बाई बी नोट, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वी सी द स्पीड ऑफ लाइट।
दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट में और परमेबिलिटी और एक और रिलेशन होती है हमारे पास परमिटिविटी, एक रिलेशन और होती है, ये भी आप लिख लें, ये वैसे प्रॉपर्टी में लिखाऊंगा बाद में भी, बाकी आप भी लिख लें इसको। म्यू नोट मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू पता ही आपको, म्यू नोट की जो वैल्यू होती है, एंड लेता हूं, म्यू नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या थी 8.85 10 टू पावर -12। इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे, रूट करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू 3 10 टू पावर 8 आएगी। तो ये आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में रिलेशन पूछेगा, रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड द परमेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये रिलेशन उसके बीच की है। ठीक है, अच्छा भाई, एक और होती है रिलेशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होती है उसको हम कैसे निकालेंगे फिर हम, ये आप नोट करें पर। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, this is equal to v and v is equal to omega by k, v equal to omega by k, omega एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k प्रोपगेशन कांस्टेंट। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगी स्पीड ऑफ वेव, या फिर आप इसको इन दोनों को डिवाइड नहीं करें तो आप इनको भी कर सकते हैं, इसको और आगे एक्सटेंड करें तो मैं ये भी कर सकता हूं ना, v इज इक्वल टू ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, k होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो और v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी प्रोडक्ट अगर कर देंगे वो भी स्पीड ऑफ वेव आएगी। अगर ओमेगा बाई के दे रखा हो तो दे मिलेगा आपको, तो या तो दोनों का रेशियो निकाल दें या फिर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का प्रोडक्ट निकाल दें, वो भी स्पीड ऑफ वेव कहलाएगी। आप इसको नोट करें एक बार, फिर करते हैं इस पे न्यूमेरिकल। तो ये एक क्वेश्चन है बेटा जो मैंने करवाया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी के ऊपर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, और इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है, वाई एक्सिस। अब इसके अंदर दे रखिए 0.5 इंटू 10 टू पावर 3 ऑफ x प्लस 1.5 10 टू पावर 11 t, अपने आप सब कुछ पहचाना है यहाँ से ना सब कुछ, और इंटू t, दिस इज टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, कभी इसको टाइम समझ लो ना, ये टाइम है, ये क्या है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब जैसा कि आपको बताया था मैंने, अब देखा बताएं इसके अंदर पढ़ाया तो उसमें कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या है। और वेव प्रोपगेशन तो आप इसके साथ देखोगे ना, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमारे पास वेव होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे आता था k, यानी कि इसके साथ चाहे x हो चाहे y हो z हो, इसके साथ हमेशा क्या आता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे x है, ठीक है, तो ये तो कह देंगे x एक्सिस, लेकिन पॉजिटिव x या नेगेटिव x वो कहां देखोगे, यहां से देखोगे ना, बताया था मैंने आपको। तो अगर ये प्लस आता है तो ये नेगेटिव x है, और अगर ये माइनस आता है तो ये पॉजिटिव x है, तो यहाँ पे क्या है ये प्लस है, इसका मतलब उस वेव का जो मोशन है वो नेगेटिव x एक्सिस में है। तो आप यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर ये लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन is along negative x axis, नेगेटिव x में, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ये यूनिट छोटी सी है, 3-4 नंबर की यूनिट आती है बस मैक्सिमम। तो इसमें दो टॉपिक ही की है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम और ये वेव, और कुछ नहीं इसके अंदर पूरे चैप्टर में। अगला पार्ट है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो इसके फाइंड करने से पहले हमें एक जनरल इक्वेशन बनानी होगी, किसी भी एक वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है।
तो इस वेव की जनरल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बनेगी बेटा? दिस इज बी वाई इज इक्वल टू बी नोट इंटू साइन इंटू के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये तो बनेगी बेटा। अब कंपेयर कर दो एक एक करके। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पता है के, हमें पता है ओमेगा। ठीक है, एक काम करें, हम इसको बी पार्ट करने से पहले सारे काम कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में करेंगे बी पार्ट। तो भाई बी नोट कितना है बताएं? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ बेटा। बी नोट, ये बी नोट है, तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7। अगर वो टेस्ला है तो टेस्ला आ जाएगा। के प्रोपेगेशन कांस्टेंट कितना है? के है 0.5 10 टू पावर 3, 0.5 10 टू पावर 3, और ये होता था 2 पाई बाई लेमडा, मतलब रेडियन पर मीटर या पर मीटर। ठीक है ना, या तो उसको कहेंगे आप रेडियन पर मीटर या आप कहेंगे पर मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स। क्लियर? ये होगी के। और जनरली आप रेडियन के बजाय, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है, ये ओनली लीनियरली आगे मूव करता है, तो उसकी यूनिट आपको मीटर इनवर्स से ही लिखना है। भाई 2 पाई बाय लेमडा है ना, तो 2 पाई की कोई यूनिट नहीं, डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा क्या होती है? मीटर, तो इसका मतलब के की यूनिट आएगी पर मीटर। आप सब कुछ पहचाने टेस्ला से, क्योंकि टेस्ला एसआई यूनिट है, तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है एसआई। आगे चलिए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा 1.5 10 टू पावर 11। दिस इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलें। बस और क्या है, ये सब बात यहाँ की। अब पार्ट नंबर सेकेंड निकाले, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, इसका नोट उसके पहले चलो है जगह नीचे कर देता हूं बी पार्ट। तो पहले क्या बताना है इसके? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए आप क्या कहोगे कि वी नो के इज इक्वल टू होती है 2 पाई बाय लेमडा, और के की वैल्यू कितनी है? दिस इज इक्वल टू 0.5 10 टू पावर 3। तो यहां से लेमडा कितना होगा? तो यहां से आप लेमडा फाइंड करेंगे, तो लेमडा करेंगे तो 2 पाई के डिवाइड में आ जाएगा सारा ये, तो 2 पाई डिवाइड बाई 0.5 10 टू पावर 3, सॉल्व कर लेना, तो ये आंसर आ गया मीटर। ये होगी वेवलेंथ। ठीक है, उसी के बाद इसमें निकाली थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, इसकी इक्वल रख दो, आप नोट करो उसको। एंड ओमेगा होते हैं 2 पाई न्यू के इक्वल, और ओमेगा कितना? 1.5 10 टू पावर 11। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इंटू 11। तो यहां से न्यू कितना आया बताना? न्यू आ जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई, हेंस 1.5 10 टू पावर 11 डिवाइड बाई 2 पाई। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी होगी। बी खत्म। सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव होती थी v इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? ओमेगा बाई के। या तो ओमेगा और के का रेशियो निकाल दो, या न्यू इंटू लेमडा कर दो, जो आपका मन करे वो कर दे। तो यहां से ओमेगा क्या है? ओमेगा ये रहा 1.5 10 टू पावर 11, और के क्या है? 0.5 10 टू पावर 3। ये आ गई v, और v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये हो गया v, ये भी कंप्लीट। लास्ट बच गया राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, है ना? ई नोट की वैल्यू क्या होगी, फिर आगे चलेंगे बेटा। तो देखो बेटा, आप इसको नोट करें सारे पेपर। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको ई नोट की वैल्यू निकालनी होगी ना, ई नोट की वैल्यू। तो ई नोट बाई बी नोट हमें पता है, बी नोट ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी।
तो यहां से आपको ई नोट निकालना है, तो ई नोट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी। बी नोट की वैल्यू ये रही 2 इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है, -7 थी +7 थी भाई, -7 ही थी। अच्छा, इंटू में सी का स्पीड ऑफ लाइट 3 10 टू पावर 8, तो 3 to 6, और यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा तो 60 हो गया, ठीक है ना, तो 10 टू पावर -7 1 बचेगा ना, तो 60 हो गया। और 60 इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ई नोट भी आ गया। अब बस ये और पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो देखें। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन देख लो, -x एक्सिस है, तो डायरेक्शन देखो, और मैग्नेटिक फील्ड किसमें, y एक्सिस में है। करो भाई, v इक्वल टू, वी नो v इज इक्वल टू E क्रॉस B। ये है -i कैप, ये है b किसमें था, y एक्सिस में, तो j कैप। मैं यहां पे क्या लिखूं कि ये -i बन जाए, तो k लिख दो सीधा सा, क्योंकि j क्रॉस k तो +i होता है, और k क्रॉस j क्या बनेगा, -i। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस में आएगी, z एक्सिस में। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बन जाएगी Ez इज इक्वल टू E नोट साइन k, क्या था वो, x, और प्लस ओमेगा टी। सब के सब वैल्यू इसमें अंदर पुट कर दे, जो वैल्यू दे रखी सारी की सारी, क्या कहते बताओ, Ez ई नोट हमने निकाल दिया, कितना आ गया 60, अंदर सेम सब कुछ सेम, k कितना था, k था 0.5 10 टू पावर 3 था ना, और इनटू था x प्लस ओमेगा कितना था 1.5 10 टू पावर 11 इनटू t, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये आएगी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, और आसान से न्यूमेरिकल है, देख लो, नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है बेटा, तो ये था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आज का जो टॉपिक था। कल के टॉपिक के अंदर या तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बेटा।